हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्प में क्लासेस में। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मजेदार होने वाला है बिकॉज आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का मैराथन सीरीज। ठीक है, सो मैराथन सीरीज में हम लोग करीबन 150-200 क्वेश्चंस करेंगे। एक बार में नहीं करेंगे, हम लोग अराउंड 50-50 करके पार्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम लोग रिलीज करेंगे। ठीक है, सो आज पहला सेशन है। सो आई होप कि आप लोगों का इंडियन पॉलिटी का हल्का फुल्का सा बेसिक्स क्लियर हो गया है, और क्लियर नहीं भी हुआ है तो अभी रिवीजन के तौर पे इन सब चीजों को आप थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज के हिसाब से लो एंड हल्का फुल्का सा मगअप करने का कोशिश करो एंड लिखने का कोशिश करो। जिसमें जिस जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन का जरूरत है उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन ले लिया है। स्टिल किसी और क्वेश्चन में अगर मुझे फील हुआ तो मैं वीडियो के दौरान एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। ठीक है, हम लोग देखो ज्यादा देर नहीं करेंगे, फटाफट हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आई मीन आंसर्स का या डाउट्स का मैं इंतजार करूं। फटाफट मैं मार्क करूंगा, जहां जहां पे मुझे एक्सप्लेन करना है मैं एक्सप्लेन करूंगा, या कुछ कुछ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, टाइम वेस्ट करने का टाइम है ही नहीं। इट इज लाइक लेस देन 30 डेज क्या, लेस देन 25 डेज लेफ्ट। ठीक है, ओके, सो देखो, हु डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, इसका आंसर क्या होगा? एम एन रॉय। तो एम एन रॉय वो इंसान थे, ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट डिमांड किया था। बहुत लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि एम एन रॉय ने डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड नहीं किया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के बारे में एक आइडिया दिया था, एक सोच बोला था। तो बात सही है, एम एन रॉय इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्या है, आप अगर देखोगे, एम एन रॉय अ पायनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया एंड एन एडवोकेट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी पे बहुत विश्वास रखते थे वो। was the person who for the first time in 1934, ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1934, put forward the idea of an, ठीक है, the idea of होना चाहिए यहाँ पे, the idea of an Indian Constituent Assembly for framing of Constitution of India for and according to the Indians। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया, ये प्रस्ताव रखा कि हमको एक इंडियंस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए जो अल्टीमेटली इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडियंस के लिए और इंडियंस को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन विच ईयर कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। ठीक है, इन विच ईयर कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। आप लोग टेंशन ना लो, इस पर्टिकुलर सेशन का आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप वीडियो देखते देखते हल्का फुल्का सा नोट्स बनाओ, सिर्फ देखो मत, माइंड इट, सिर्फ देखो मत वीडियो को, अदरवाइज बहुत नुकसान होता है। ठीक है, इन विच ईयर कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, क्या होगा आंसर? 1946। ठीक है, ओके, तो देखो इसके बारे में कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सितंबर 1945 द न्यू इलेक्टेड लेबर गवर्नमेंट इन ब्रिटेन एक्सप्रेस्ड इट्स इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया दैट वुड फ्रेम द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सितंबर 1945 में क्या हुआ कि ब्रिटेन में नया गवर्नमेंट आया, जो नया इलेक्टेड गवर्नमेंट था, लेबर गवर्नमेंट। ठीक है, तो उन्होंने अपना सजेशन या एडवाइस दिया कि हमको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए और उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। द कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन मार्च 1946 टू मेक दिस हैपन। ठीक है, तो मार्च 1946 में, कभी प्रीलिम्स में भी, एपीएससी के प्रीलिम्स में भी फैक्चुअल तौर पे ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो कब भेजा गया? मार्च 1946 में। अच्छा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लीमेंट एटली। ठीक है, अच्छा, अभी जो ये कैबिनेट मिशन आया था, तो कैबिनेट मिशन जो आया उसमें बहुत सारे मेंबर्स थे। तो कौन कौन इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस यही लीड कर रहे थे। ठीक है, यही लीड कर रहे थे। कभी कभार बहुत एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि
कैबिनेट मिशन को कौन लीड कर रहे थे? तो पैथिक लॉरेंस उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड एवी अलेक्जेंडर, राइट। चलो, Who presided over the first session of Constituent Assembly? Who presided over the first session of Constituent Assembly? तो Constituent Assembly फॉर्म हो गया। अब यहां पे किसने एड्रेस किया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट सेशन को? तो आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। यहां पे देख लेते क्या लिखा हुआ है। सच्चिदानंद सिन्हा प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है, इनॉग्रल यानी पहला मीटिंग। द इनॉग्रल मीटिंग टुक प्लेस ऑन December 9, 1946 इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन, देखो एडॉप्टेड एंड एनेक्टेड इन दोनों का सेम ही डेट है, ठीक है। हमने लिख के एडॉप्ट करके अपने पास रख लिया, एडॉप्टेड एंड एनेक्टेड, ठीक है। बट कमेंस कब हुआ, इसको लागू कब किया गया? लागू किया गया 26 जनवरी 1950। क्यों लागू किया गया? ये मैंने अपने इंडियन पॉलिटी के मतलब डिटेलिंग में मैं जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स का जो इंडियन पॉलिटी चल रहा है उसमें मैंने मेंशन किया है, राइट। ओके, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन, क्या होगा डेट यहाँ पे? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर में जो फाइनल 26 नवंबर 1949 में फाइनल जो ड्राफ्ट था उसमें सब कुछ डिस्कशन करके सबने साइन कर दिया कि इसी को हम लोग मानते हैं। कमेंसमेंट के टाइम में फिर से सबने साइन किया, ठीक है। इसको अभी यही अडॉप्ट किया जाएगा, उसके लिए सबने अपना साइन कर दिया था 26 जनवरी 1949, सॉरी 26 नवंबर 1949, राइट। तो एडॉप्टेड एंड एनेक्टेड 26 नवंबर 1949। कमेंसमेंट यानी लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो यहां पे लिखा हुआ है मैंने, आप देख लो। It was adopted by the Constituent Assembly of India on 26 November 1949 and became effective, ठीक है, became effective on 26 January 1950. The Constitution replaced the Government of India Act 1935 as the country's fundamental governing document and the Dominion of India became the Republic of India. तो ये मैंने अपने फाउंडेशन के लेक्चर्स में आपको बताया है, लेक्चर नंबर 8 या 9 में मैंने आपको बताया कि इंडिया को जो आजादी मिली 1949 में, जो आजादी 47 में जो आजादी मिली, वो डोमिनियन स्टेटस के हिसाब से मिला। एंड 26 जनवरी को 1950 को इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक कंट्री, ठीक है। ओके, आगे देखो। द फ्रेजेस सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वाज एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच अमेंडमेंट। देखो ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये सारे वर्ड्स प्रियम्बल में है। प्रियम्बल पता है आपको, देखा है कभी? मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स प्रियम्बल में है, और भी वर्ड्स है। एंड प्रियम्बल इज द इंडेक्स या इज द लाइक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस माइंडसेट, किस सोच के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। अगेन ये सारी चीजें, ये सारी बातें मेरे फाउंडेशन के पॉलिटी क्लासेस में मैंने डिस्कस किया है। ओके, तो ये जो तीनों वर्ड है, ये प्रियम्बल जब बन रहा था तब नहीं था, बाद में डाला गया। तो कौन से अमेंडमेंट करके, कौन अमेंडमेंट यानी करेक्शन, कौन से करेक्शन के सीरीज में, करेक्शन तो एक बार में नहीं होता, बहुत बार में होता है, तो कौन से नंबर वाले करेक्शन में इन तीनों वर्ड्स को डाला गया? तो ये क्या होगा आंसर इसका? 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। तो यहां पे देख लो कि द टर्म सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन through the 42nd Constitutional Amendment Act 1976। तो ये इसका ईयर भी पूछा जाता है, तो ये कब हुआ था? ठीक है, ये कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था, राइट। ओके, देखो ये है प्रियम्बल, ठीक है, ये है प्रियम्बल। ये जो लोग एनसीईआरटी के किताब पढ़ के बड़े हुए हो, ठीक है,
जिन्होंने पहले पढ़ा है बचपन में, एनसीईआरटी के किसी भी किताब में मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, किसी भी हिंदी, ठीक है, किसी भी किताब में आपको फर्स्ट 1-2 पेजेस में ये मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफी ये वाला है। सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये सारा है। ये सारे वर्ड्स को मैं अपने अभी अगले सेशन में ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, या प्रोबेबली मैंने कर दिया होगा, देख लेना आप लोग एक बार, फाउंडेशन के जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है इंडियन पॉलिटी का उसमें। ओके, नेक्स्ट, इन विच ईयर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस। अब देखो, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बेसिकली प्रीएम्बल ही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था, देखते हैं इसका आंसर क्या है। 1946। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑन डिसंबर, ये इंपॉर्टेंट है, डिसंबर 13, 1946, which established the concept and guiding principle for building the constitution and eventually took the shape of the preamble to the Indian constitution. तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बेसिकली कुछ रिजोल्यूशंस है, कुछ सोच है, जैसे डेमोक्रेसी, सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, ठीक है, फिर इंटीग्रिटी, फिर लिबर्टी, फिर जस्टिस, ठीक है, फिर इक्वलिटी। तो ये सारा कुछ सोच है, कुछ माइंडसेट है कि ये सारे चीज तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहने ही चाहिए। अब चलो हम लोग इन सभी चीजों के ऊपर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बन सकता है वो बनाते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अब देखो, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें बहुत सारा हिस्सा है, बहुत सारा चीज है। अब बहुत सारा छोटा छोटा हिस्सा बहुत सारे कंट्रीज से लिया गया है एंड लेके उसको अपने हिसाब से हमारे कंट्री में किन चीजों की जरूरत है, किन चीजों को कैसे मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा ट्विस्टिंग ट्विकिंग करके उनको मॉडिफाई किया गया है। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है बेसिकली 3 लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा चलो इसमें मैं मार्क कर देता हूं आंसर, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहां पे मैं आपको तीनों लिस्ट दिखा देता हूं, ये 7th शेड्यूल में है। जिनको पता नहीं कि 7th शेड्यूल क्या है, बेसिकली इंडियन पॉलिटी में है, हमारे पास अभी 12 शेड्यूल है, इनिशियली 8 शेड्यूल था, ठीक है। तो 12 शेड्यूल में से 7वां शेड्यूल जो है वो है फेडरल लिस्ट। इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आएगा। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है इन पे लॉज बनाने का, डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, अफेयर्स का स्पेलिंग रॉन्ग है, ये मैंने वैसे फोटो लिया था, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ओके। स्टेट लिस्ट क्या है? स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का पावर है लॉज बनाने का, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें जॉइंटली यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस पे लॉज बना सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ठीक है। और भी है, मैंने यहाँ पे एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे रखा है बस, ठीक है, ओके। अब 12 शेड्यूल को याद करने का तरीका भी मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो 7th शेड्यूल यही बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, राइट? ओके, यहां पे थोड़ा थोड़ा आप देख लो कि पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26, 1950। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वही एक टेम्पररी पार्लियामेंट बन गया 26 जनवरी 1950 से, ओके, टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द जनरल इलेक्शंस इन 1951-52, ठीक है। और ये तब तक चलता रहा जब तक पहला जनरल इलेक्शन नहीं हुआ। और पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ हमारे कंट्री में? 1951-52 के सेशन में। ये भी मैंने फाउंडेशन के क्लास में पढ़ाया हुआ है, ओके। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंटेड टू 64 लाख, ये भी इंफॉर्मेशन बताया हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज एडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 कंटेन्ड अ प्रीएम्बल, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने
रेडी करके साइन करके रख दिया था, ठीक है, जो हमने रेडी करके साइन करके रख दिया था, रिलीज नहीं किया था, कमेंसमेंट नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था, वो 26 नवंबर 1949 को वो हो गया था, ठीक है। उसमें क्या क्या था? इट कंटेन्ड अ प्रियम्बल, एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स था, ठीक है। आर्टिकल्स वगैरह क्या है ये लोग हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। आर्टिकल्स था, 8 शेड्यूल्स था, ठीक है, 8 शेड्यूल्स था, ये स्केड्यूल, ठीक है, जैसे भी आप बोल सकते हो, एंड 22 पार्ट्स था, ठीक है। अभी वैसे ये 8 शेड्यूल नहीं है, ये 12 हो गया है, यहाँ पे मैंने लिखा है नाउ। अभी आर्टिकल भी 448 आर्टिकल है, वैसे ये भी बढ़ के 470 तक चला गया अभी एक्चुअली, ठीक है। ये अभी 448 नहीं है। पार्ट्स 25 पार्ट्स हो गया, 12 शेड्यूल हो गया, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीजें ऐड हुई है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नोन एज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, चीफ आर्किटेक्ट बोला जाता है इनको। द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो जो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। ओके, आखिरी क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वाज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन बाय हिम इन एन इटैलिक स्टाइल। गॉट इट? चलो, तो फैक्चुअल पॉइंट से बस आपको समझने के लिए, अब देखो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीजें बहुत दूसरे कंट्रीज से लिया गया है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा आपको। वैसे तो मैं आपको पीडीएफ दे ही दूंगा, मैं हट जाता हूं, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। आई गेस हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे कॉन्करेंट लिस्ट है, अभी अभी हमने देखा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, ये फ्रांस से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये रशिया से लिया गया है। डीपीएसपी, ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया है, ठीक है। तो आई होप ये आपको दिख गया होगा। ओके, चलो अभी देखते हैं, इन विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज गिवन। स्टेट्स का लिस्ट और यूनियन टेरिटरीज ये कौन से में है? ये है फर्स्ट स्केड्यूल में, ठीक है, नंबर 1 में है, ठीक है। कैसे याद रखना है मैं बता दूंगा, एक बार हम लोग सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट that was passed to provide free and compulsory education for all children between 6 and 14 years of age। 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का जो वादा है, ठीक है, जो प्रॉमिस है, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था? 86 अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था, 2002 का, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है, देखो, द कॉन्स्टिट्यूशनल 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 एडेड आर्टिकल 21A। कौन सा आर्टिकल भाई? आर्टिकल 21A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिक्वायरिंग ईच स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14, ठीक है, बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14। दिस डिक्लेयर्स एजुकेशन टू बी अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट 3 में आर्टिकल 21A है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान है, ठीक है। द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, अभी अभी हमने देखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से लिया हुआ है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज ये रशिया से लिया हुआ है हमने, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is not provided by the Constitution of India? कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में कौन से कमीशन का मेंशन नहीं है? इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, प्लानिंग कमीशन, जिसको अभी या बहुत सालों पहले नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था, वो नहीं है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन, पहला सेशन हुआ था 1946 9 दिसंबर, ठीक है। पहला सेशन कब हुआ था? 1946 9 दिसंबर। और किसने प्रिसाइड किया था पहले सेशन में? सच्चिदानंद सिन्हा। थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया है।
Who was the chairman of drafting committee of Constituent Assembly? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले जो 4-5 नोट्स बताए थे उसमें मेंशन था। Which of the following also known as threshold? थ्रेशोल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो थ्रेशोल्ड मतलब आप लिमिट मान सकते हो कि इस लिमिट के अंदर रह के ये चीज हमको फॉलो करना है कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये कौन सा चीज है, प्रियम्बल है। प्रियम्बल में वो सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स दी हुई है जिनको मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम? अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1946 को दिया गया था, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही वो चीज है जो अल्टीमेटली जाके क्या बना, प्रियम्बल बना, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, द इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ, ठीक है, इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कनाडा, ठीक है। कनाडा से ये इंडियन फेडरेशन का पैटर्न की बहुत सारी चीजें ली गई है। चलो इस पे थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा देखो जरूरत तो है नहीं, बट मैं थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूं सो दैट यू गाइस कैन कनेक्ट। इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कनाडा। फेडरलिज्म इन इंडिया रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगेन यहाँ पे बात आ जाएगा 7th शेड्यूल, टोटल 12 शेड्यूल है, उसमें से 7वां वाला क्या है, हमको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बताता है। किसके बारे में? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट मैंने बोल्ड नहीं किया है, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब यहाँ पे और एक बात, सब्जेक्ट्स व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट आर नोन एज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, ठीक है, आर नोन एज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, ठीक है। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स द विल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल्स। अगर दोनों गवर्नमेंट में कुछ मतभेद होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलती है वही मानना पड़ेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक चेंज इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो बाउंड्रीज चेंज हो जाता है, जैसे मान लो कि तेलंगाना और हैदराबाद, सॉरी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा पार्ट फिर तेलंगाना बन गया, यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट बाउंड्रीज को ऑल्टर किया गया। अब इसका जो पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, ठीक है। एनीवे आपको याद रखना है कि इंडियन फेडरेशन का जो आइडियाज है वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट? 2 years 11 months and 18 days, ठीक है। नेक्स्ट, when was the national flag adopted? This date is very very important. When was the national flag adopted? 22nd July 1947, ठीक है, 27 July 1947. Who signed the constitution first? कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले साइन किसने किया, ये भी पूछा जाता है। सबसे लास्ट किसने साइन किया, चलो देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the Constitution of India was adopted on 26 November 1949 and the honorable members appended their signatures to it on 24 January 1950। जो मतलब कमेंसमेंट का जो सिग्नेचर है कि अडॉप्ट कर लिया उसका सिग्नेचर नहीं, ठीक है। In all 284 members actually signed the constitution on January 24 Dr. Rajendra Prasad, India's first president, was the first. Firoz Gandhi, the president of the Constituent Assembly at that time होगा यहाँ पे, at that time was the last to sign, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जो कि इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने सबसे पहले साइन किया, और फिरोज गांधी जो उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सबसे आखिरी में साइन किया, ठीक है। नेक्स्ट, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज केप्ट इन विच प्लेस? कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल कॉपी है, ठीक है, एक हिंदी और इंग्लिश में, उसको कहां रखा गया है? उसको पार्लियामेंट में रखा गया है। कहां रखा गया है उसको? पार्लियामेंट में रखा गया है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड 2 copies each written in Hindi and English are kept in special helium filled cases in the library of the Parliament of India, ठीक है, स्पेशल helium filled cases in the library of the Parliament of India. Okay, when was the Ashok Stamp adopted? अशोक स्तंभ को कब अडॉप्ट किया गया? अशोक स्तंभ को विदाउट एनी डाउट अडॉप्ट किया गया ऑन द रिपब्लिक डे,
ठीक है, 26 जनवरी 1950। आज मेरा 26 नवंबर और 26 जनवरी में पूरा स्वैपिंग हो रहा है, टंग ट्विस्टिंग हो रहा है। हाउ मेनी मेंबर्स वेर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ड्राफ्टिंग कमिटी में कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। अगेन ये सारी चीजें मैंने अपने फाउंडेशन के इंडियन पॉलिटी क्लासेस में बताई हुई है, ठीक है। ये 7 लोग थे। इन दोनों के साथ क्या हुआ था, ठीक है, इन दोनों में ये दोनों मेंबर्स बाद में चेंज भी हुए थे। क्या हुआ था, कैसे चेंज हुआ था, ये आप लोगों का होमवर्क है। ऑलरेडी मैंने फाउंडेशन क्लासेस में ये डिस्कस किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वेर इन द बिगिनिंग? ठीक है, तो कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 थे, अभी 6 हैं। तो हुआ क्या, देखो 44th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। अ न्यू प्रोविजन 300 आर्टिकल 300A was added to the constitution which provided that no person shall be deprived of his property save by authority of law, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो एक लीगल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट नहीं है, एक लीगल राइट हो गया ये आर्टिकल 300A के अंडर में, राइट टू प्रॉपर्टी। तो 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से? इक्वलिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीडम में भी, राइट टू फ्रीडम में भी बहुत तरीके के राइट्स हैं, ठीक है। हम लोग डिटेल डिस्कशन फाउंडेशन बैचेस में करेंगे। When was the first amendment passed in India? First amendment, first जो करेक्शन हुआ वो हुआ 1951 में, ठीक है। Who is known as the father of fundamental rights in India? Sardar Vallabhbhai Patel is known as the father of fundamental rights. ये आपको तभी पता चल जाएगा अगर आप मेरा probably 8th या 9th वीडियो अगर आप देखोगे मेरा, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने कमिटीज के बारे में बताया था, मेजर कमिटीज के बारे में। उसमें जो राइट्स वाला कमिटी है उसमें उसके हेड कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। When Congress officially demanded Constituent Assembly, देखो एमएन रॉय ने तो 1934 में वो आइडिया प्रपोज किया था। कांग्रेस ने कब डिमांड किया? इसके ठीक 1 साल बाद, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड एन ऑफिशियल डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1945. The idea of the Constituent Assembly was put forward by M.N. Roy in December 1934. ठीक है। Who led the cabinet mission plan? तो इसका आंसर क्या होगा? पैथिक लॉरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following country has the largest constitution? इंडिया, ठीक है। इस पे और भी डीप डिस्कशन है, वो हम लोग करेंगे आगे। हमारे फाउंडेशन क्लासेस में तो कर ही रहे हैं, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। ऑन विच डे द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट होता है 26 नवंबर को, क्योंकि तब उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होकर पूरा फाइनल रेडी होके साइन हो गया था कि हाँ चलो इसी को मानेंगे। बाद में तो साइन हुआ कमेंसमेंट के लिए, इसीलिए अलग अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज टर्म्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि बहुत बड़ा था, बहुत सारी चीजों में इसमें करेक्शन किया गया था, ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स में। Which one of the following amendments of the Constitution of India deals with the पंचायती राज? तो पंचायती राज कौन से अमेंडमेंट में लाया गया? 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, याद रखना ये चीज। यहां पे देखो डिटेलिंग है। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 डील्स विद पंचायती राज, ठीक है, डील्स विद पंचायती राज। द 73rd अमेंडमेंट एनविसेजेस द ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायत राज सिस्टम which carries out the function and powers assigned by the state legislature, ठीक है। तो जो स्टेट के राज्य के जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, जो विधानसभा विधान परिषद है, ठीक है, उनके अंडर ग्राम सभा काम करती है और ग्राम सभा ही पंचायत का ख्याल रखती है। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ठीक है। प्रियम्बल का आइडिया कहां से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। अगला,
the distribution of legislative powers between the central and the state in the constitution is given by 7th schedule. ये मैंने बता ही दिया है, ठीक है। ओके, यहां पे देखो मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग दिया है। 6th शेड्यूल में क्या है, 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं वहां से पढ़ता हूं, ठीक है। 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम, ठीक है। द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया. 22 official languages have been mentioned in the Indian Constitution. Next, the 9th schedule contains a list of central and state laws which cannot be challenged in court and was added by the Constitution. First Amendment Act 1951. The First Amendment added 13 laws to the शेड्यूल। तो देखो सेवेंथ पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इन सब के बारे में है। ओके, 6th क्या है, 6th है जो कुछ मतलब मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, इस तरीके के जो एरिया है उनका जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उनके बारे में है। 8th क्या है, 8th ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में है। 9 क्या है, 9 यहाँ पे कुछ लैंड रिफॉर्म्स हो गया, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स हो गया, या फिर कुछ ऐसे लॉज या केसेस जो कि कोर्ट में चैलेंज किया नहीं जा सकता, ठीक है, इस तरीके के चीजों के बारे में है। इसका मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं कि आपको शेड्यूल 12 शेड्यूल कैसे याद रखना है। विच प्लान बिकेम द प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, ये बहुत सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है। माउंटबेटन प्लान, इसको जून 3rd प्लान भी बोला जाता है, ठीक है। सो द वाइसरॉय केम अप विथ अनदर प्लान कॉल्ड द जून 3 प्लान. दिस प्लान वाज द लास्ट प्लान फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस. इट इज आल्सो कॉल्ड एज द माउंटबेटन प्लान. द जून 3 प्लान इंक्लूडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टीशन, ऑटोनॉमी, सोवरेनिटी टू बोथ नेशंस राइट टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे बोथ नेशंस मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान, उनको अपना अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार मिल गया। नेक्स्ट, हु इज रेफर्ड एज द सुप्रीम कमांडर फोर्सेस इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है फोर्सेस का, जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होती है। Which of the following was not included when the writing of the Constitution of India was completed on 29th नहीं होगा, ये 26th है ना, 26 नवंबर 1949। तो जब कंप्लीट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, तो यहां पे कौन सा चीज नहीं था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, इसको बाद में अमेंडमेंट में लिया गया, ठीक है, प्रोबेबली 42nd अमेंडमेंट में इसको लिया गया दूसरे कंट्री से, ठीक है। राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल बिटवीन 6 and 14 years of age has been included as fundamental right in the year, कब हुआ, 2002 में हुआ 86th अमेंडमेंट में, 2002 में हुआ 86th अमेंडमेंट में। Who among the following describe the directive principles of state policy as the novel feature of the Constitution of India? ठीक है, तो बी आर अंबेडकर जी ने बोला कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो नोवेल फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। The Constitution of India does not guarantee which one of the following as the fundamental right. तो फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सा है नहीं। अभी हमने देखा है 7 में से एक चला गया, कौन सा चला गया, राइट टू प्रॉपर्टी चला गया, कब गया, 44th अमेंडमेंट में 1978 में, ठीक है। अभी 6 ही फंडामेंटल राइट है। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज property rights as a fundamental right. In 1978 the 44th amendment removed the right to acquire, hold and dispose of property as a fundamental right, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The Article 21 of the Indian Constitution ensures, Article 21 ये बताता है हमको right to life and personal liberty. Article 21A क्या बताता है, 21A क्या बताता है बताओ, पढ़ाई के बारे में, that education 6 to 14, ठीक है।
Okay, so protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. This fundamental right is available to every person's citizens. ठीक है. Which part is called Magna Carta in Indian Constitution? तो आंसर देख लो इसका. Part 3. So part 3 of the Constitution is called as the Magna Carta of India. It contains a very long and comprehensive list of justiciable fundamental rights. तो fundamental rights का जो पार्ट है उस पार्ट को मैग्ना कार्टा बोला जाता है क्योंकि उसमें जस्टिसिएबल, जिसमें आपको जस्टिस मिल सकता है, जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स दिए हुए. अच्छा, बेसिक मीनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा समझ लो. बेसिक मीनिंग क्या है? व्हाट इज मैग्ना कार्टा आल्सो नोन एज? ओके, मैग्ना कार्टा और ग्रेट चार्टर साइंड बाय किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1215 was a turning point in human rights. The Magna Carta or Great Charter was arguably the most significant early influence on the extensive historical process that led to the rule of constitutional law today in the English speaking world. ठीक है, तो ये जो मैग्ना कार्टा है बेसिकली ये एक चार्टर है, यानी ऑर्डर. मैंने अपने फर्स्ट क्लास में इंडियन पॉलिटी के फाउंडेशन में बताया था चार्टर क्या है. ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स को हमारे जो अधिकार है उनको बचाए रखने के लिए एक चार्टर दिया था जिसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, और इसमें कुछ ह्यूमन राइट्स को बचाए रखने के कुछ तरीके लिखे गए थे. बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जैसा ही कुछ फंडा है. ठीक है. ओके, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 8 शेड्यूल. ठीक है, कितना शेड्यूल है? 8. अभी कितना है? अभी 12 है. यहां पे मैं बता देता हूं कि ट्रिक क्या है. ट्रिक है टीयर्स यानी आंसू, टीयर्स ऑफ ओल्ड यानी बूढ़े, पीएम प्राइम मिनिस्टर, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कौन सा क्या है, बट मैं लिखने नहीं वाला, ये आपको खुद लिखना है. अभी सुन लो. टी से है टेरिटरीज. ठीक है, टेरिटरीज एंड स्टेट्स हो गया, यानी जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी बाउंड्रीज है, कितना टेरिटरी है. ठीक है, कितना एक्सपेंडेड है. ई से एमुलुमेंट्स यानी सैलरीज एंड वेजेस. ये सारा सैलरीज वेजेस तो नहीं होगा. ओके, ए इज एफर्मेशन एंड ओथ, जो ओथ लेते हैं ना किसी भी पद के लिए शपथ लेते हैं. आर इज राज्यसभा सीट एलोकेशन. एस इज शेड्यूल्ड एरियाज, जो स्पेशल कुछ एरियाज है. ओ इज अदर ट्राइबल एरियाज. ठीक है. एफ इज फेडरल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. O is official language. L is land reforms. D is anti defection law, यानी एक इंसान और एक पार्टी को छोड़ के और एक पार्टी में जाता है, उसके हिसाब से कुछ लॉज है. P is पंचायत. M is म्युनिसिपैलिटी. ठीक है, समझ में आ गया? ओके. Which was the first state separated on the basis of language? लैंग्वेज के आधार पर पहला राज्य कौन है जिसका विभाजन हुआ? आंध्र प्रदेश. ठीक है, was formed on October 1, 1953. ईयर और डेट नोट कर लेना. It was bifurcated from Tamil Nadu. Which of the following bills cannot be first introduced in राज्यसभा? राज्यसभा में कौन सा बिल आ ही नहीं सकता सबसे पहले बार, दूसरी बार आ सकता है आने से? मनी बिल. नेक्स्ट, which one of the following is the largest state in terms of seats in the राज्यसभा? राज्यसभा में कौन से स्टेट का सीट सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश का. ठीक है. According to which of the following articles of the Constitution of India the Parliament can amend the Constitution? जो changes amendment है वो कौन से आर्टिकल के अधीन होता है? आर्टिकल नंबर 368. Who signed the Indian Constitution in last? सबसे लास्ट में किसने साइन किया था? फर्स्ट हो गया इंडिया के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, और लास्ट किसने साइन किया था? सॉरी, क्वेश्चन चेंज हो गया. लास्ट किसने साइन किया? फिरोज गांधी. ठीक है, फिरोज गांधी. Next, which Constitution Amendment Act reduced the voting age from 21 years to 18 years? पहले voting age 21 years था, बहुत सालों पहले ये चेंज करके 18 कर दिया गया था. तो कौन से अमेंडमेंट में किया गया था? ये किया गया था 61st Amendment 1988, right? Which one of the following is included in Article 51A, Part 4A of the Constitution of India? तो क्या होगा इसमें?
फंडामेंटल ड्यूटीज जो कहां से लिया गया था, जो रशिया से लिया गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं बट अलग नाम से। इंटरस्टेट काउंसिल होगा, फाइनेंस कमीशन होगा, इलेक्शन कमीशन होगा, नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नीति आयोग। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नीति आयोग के बारे में ये दोनों चीज आप लोग नोट कर लो। श्री सुमन बेरी इज करेंटली वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के, एंड VBR सुब्रमण्यम ज्वाइंड एज CEO ऑफ नीति आयोग। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। हमने फटाफट से 50 क्वेश्चंस किए और बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको इलेबोरेट भी किया। देखो, रिवीजन के टाइम पे इतना इलेबोरेशन तो पॉसिबल नहीं होता, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड भी बताते चलूं। साथ में अगर आप फाउंडेशन क्लासेस देख रहे हो तो आपका बेनिफिट होगा। हाँ, अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं है तो इंपॉर्टेंट फाउंडेशन क्लास में आपको पूरा नोट्स बनाना है। उस फाउंडेशन क्लासेस मेरा APSC मेंस या UPSC मेंस के लेवल का है। ठीक है, तो इससे आप मेंस का नोट्स भी बना सकते हो, बट ये सारी क्लासेस ADRE SSC के लेवल की है, एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिवीजन के माइंडसेट से ही आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करो, अच्छा लग रहा हो तो भी हमको मोटिवेट करने के लिए कमेंट करो, एंड वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सो दैट वो लोग भी फ्री से अच्छा कंटेंट पढ़ पाए। एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट एवरीवन, साइनिंग ऑफ।